हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप लोग जान ही चुके होंगे कि यूपीएसएससी ईपीएफओ ने 86 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट के लिए अंतिम चरण की परीक्षा जो साक्षात्कार की है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। फ्रेंड, हम लोग जानेंगे कि इस एडवर्टीज़मेंट में जिसमें इंटरव्यू से संबंधित बातें की गई है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं वह है कि इस अंतिम चरण की परीक्षा के लिए आप खुद को किस तरह से अच्छी तरह से तैयार करेंगे ताकि आप इस अंतिम चरण में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में जो शेड्यूल रखा गया है उस शेड्यूल को 2 चरणों में बांटा है। 2 चरण अर्थात 2 पालियों में बांटा गया है। एक तो हो गया फॉरनून सेशन अर्थात सुबह वाला सेशन, और एक है आफ्टरनून सेशन अर्थात दोपहर वाला सेशन। जो प्रथम पाली में जिनका जिनका भी इंटरव्यू होना है शेड्यूल किया गया है उनको 9 बजे तक रिपोर्टिंग कर देना है, और जिनका आफ्टरनून के सेशन में इंटरव्यू पड़ा है उनको 12 बजे तक रिपोर्टिंग कर देना है। कहाँ पर रिपोर्टिंग करना है? यूपीएससी ऑफिस, ढोलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, न्यू दिल्ली 110069 में। फ्रेंड, 19 से लेकर के 23 तारीख तक परीक्षा चलनी है, और इसी के अनुसार आप अपना रूटीन बनाएंगे कि कैसे खुद को तैयार करना है। हालांकि इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से बातें करेंगे बाद में। हम लोग देख लेते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में कौन कौन सी कुछ प्रमुख बातें हैं जिन पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कही गई है कि आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है, और उसका फ़ोटोकॉपीज़ भी तैयार करना। और जितने भी फ़ोटोकॉपीज़ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का करवाएंगे उसमें आप खुद का हस्ताक्षर करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर आपको एक फ़ोटोग्राफ, आपको कुछ लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स ले जाने हैं, और साथ ही साथ यदि आप दिल्ली से नहीं बिलोंग करते हैं, दूर दराज एरिया से आप आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके खर्चे भी होंगे। गाड़ी भाड़ा है, रेल का भाड़ा हो गया, तो सारे तरह के भाड़े के लिए आप अपना टिकट, आप अपना फेयर का प्रूफ, फेयर का रसीद रख लीजिएगा। और ये टीए बिल अर्थात ट्रेवलिंग अलावेंस बिल फॉर्म जो यूपीएससी के साइट में पड़ा हुआ वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करिए, और अपना जो है ना यात्रा में जितने भी खर्च हुए हैं उस फॉर्म में फिल करिए। आपके सारे के सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे, और जो इस तरह के फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे उनको टीए बिल के माध्यम से रीइंबर्समेंट नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि आप लोगों में से कोई भी ऐसा चाह रहे हैं कि शेड्यूल जो भी आपके इंटरव्यू के लिए तय किया गया है वह शेड्यूल आपके फेवर में नहीं है, आप उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, तब यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी भी तरह का बदलाव समय को देखते हुए नहीं किया जा सकता। कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो तो सामान्य सी ही बात है, सभी एग्ज़ाम्स में वही होता है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन से लेकर के अप टू डेट अर्थात लेटेस्ट जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्राप्त किया है सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना है, ले आना है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, वहाँ पर प्रोड्यूस करना है। ठीक है। यदि आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यूपीएससी का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट स्वीकार्य होगा, अन्यथा नहीं स्वीकार्य होगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई है कि किसी भी तरह से यदि आपको लगता है कि आपने जो फॉर्म फिलअप करते समय में इंफॉर्मेशन सूचनाएं दी थी खुद के बारे में, खुद के एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में, वो और जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन दोनों में यदि विसंगतियां पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तब हो सकता है कि आप पर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई के रूप में हो सकता है कि जो कमीशन है वह आपको हमेशा के लिए परीक्षा से डिबार कर दिया जाए।
या हो सकता है कि एक निश्चित अवधि के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपको किसी भी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी पात्रता खत्म हो जाएगी, आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर जो भी बातें हैं वो सामान्य सी बातें कही गई है, और यहाँ पर वही कह रहा है कि रीएम्बर्समेंट जो होगा आपके ट्रैवलिंग अलावेंस जो आपको दी जाएगी वह कि कहाँ कब दी जाएगी। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो सेकंड क्लास या स्लीपर में आते हैं तब आपको भाड़े दिए जाएंगे उसके लिए, अन्यथा नहीं दिए जाएंगे। आप यदि लग्जूरियस तरीके से आप वेन्यू में पहुंचते हैं, अच्छे खासे खर्च करके पहुंचते हैं और आप उसका रिम्बर्समेंट चाहते हैं, तब आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ी यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल क्या है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही बात किया कि इंटरव्यू जो शेड्यूल है वह 2 पालियों में विभक्त किया गया है, एक फॉर नून सेशन और एक आफ्टरनून सेशन। फॉर नून सेशन का जो रिपोर्टिंग टाइम है वह 9 बजे है और आफ्टरनून सेशन का रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है। यहाँ पर ये भी बता दिया कौन कौन से रोल नंबर्स का इंटरव्यू किस डेट पर होने वाले हैं और किस सेशन में होने वाले हैं, फॉरनून सेशन में होने वाले हैं, आफ्टरनून सेशन में होने वाले हैं। ये सब सारी चीज़ें आप जांच कर लीजिएगा। अब फ्रेंड महत्वपूर्ण बात पर हम लोग चले चर्चा करते हैं, और वो महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग इस परीक्षा के लिए, इस अंतिम चरण के लिए खुद को किस तरह से तैयार करेंगे, किस तरह से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते, कौन कौन सी विशेष बातों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि साक्षात्कार होता क्या है, इंटरव्यू होता क्या है। फ्रेंड, इंटरव्यू कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग कहेंगे कि यह खुद का प्रदर्शन है। खुद का प्रदर्शन कहने का मतलब क्या हो गया, खुद के ज्ञान का प्रदर्शन है। और किस तरह का ज्ञान, किताबी ज्ञान और बाहरी ज्ञान। ठीक है, इन दोनों तरह के ज्ञान का आपके पास होना अनिवार्य है। आपको यह समझना है कि इंटरव्यू यूपीएससी कंडक्ट करने वाली है, जो कि एक प्रतिष्ठित कमीशन है, प्रतिष्ठित संस्था है। इस कारण से आपको सबसे पहले यह सोचना होगा कि आप किसी साधारण परीक्षा के साक्षात्कार के लिए नहीं जा रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा के साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। एक अधिकारी की जो सोच होती है, क्योंकि आप ट्रांसलेशन ऑफिसर बनने वाले हैं, तो एक अधिकारी की जो सोच होती है उस सोच को डेवलप करना पड़ेगा। आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था कि इंटरव्यू होता क्या है। मैंने कहा कि यह खुद का प्रदर्शन है। खुद के प्रदर्शन में आपका ज्ञान आ जाता है, चाहे वह किताबी ज्ञान हो चाहे बाहरी ज्ञान हो, खुद का प्रदर्शन। दूसरा क्या है कि आप कॉमन सेंस किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये इसका भी आपके पास हुनर होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रदर्शन आपको वहाँ पर करना है, और उस प्रदर्शन पर अगला अर्थात इंटरव्यू पैनल आपके लिए अंक निर्धारित करता है, वह है आपका व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व कितना मधुर है, किस ढंग से आप बात कर रहे हैं, क्या आप हकला रहे हैं, या आपके व्यक्तित्व से एक ओवर स्मार्टनेस झलक रहा है। बहुत सारी पहलू है व्यक्तित्व की, उन सारी चीज़ों का प्रदर्शन वहाँ पर करना होता है। एक ही फैक्टर नहीं होते। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू, जनरली यूपीएससी के थ्रू से जो कंडक्ट इंटरव्यू होते हैं वे कम से कम आधे घंटे तो ज़रूर चलते हैं। ठीक है, आधे घंटे में आपको हर तरह से प्रदर्शन करना है, और अगला आपको मजबूर करता है खुद का प्रदर्शन करने के लिए। आपकी भाषा शैली क्या है, आप किसी भी उत्तर को किस तरह से पेश करते हैं, किस तरह से आप संक्षेप में बातें करते हैं, बहुत मैटर करता है। आप घुमा फिरा करके तो बातें नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ को छुपा तो नहीं रहे हैं, आप कितना ईमानदार है खुद के प्रति, खुद के स्किल्स, खुद के दक्षता के प्रति,
इन सभी बातों को लेकर के वहाँ पर आपकी जांच की जाती है। इसलिए आपको खुद का प्रदर्शन बेहतर करने के लिए काफ़ी अभ्यास करने पड़ेंगे, बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। आप अपने व्यक्तित्व में किस तरह से बदलाव लाएंगे ताकि आपके पास वो एटीट्यूड डेवलप हो सके जिस एटीट्यूड की तलाश में वो रहते हैं। ओके, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, ये इंटरव्यू का नोट्स मैंने अपने साइट में दे रखा है, anandamtutorials.com में आप जाइएगा, वहाँ पर इस कोर्स को लेकर के ये सब सारे जो मैं यहाँ पर वर्णन करने वाला हूँ सारा फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर उपलब्ध है। आप उसको आप वहाँ पर जस्ट रजिस्टर करिए, कोई पैसे नहीं लगेंगे और आपको वहाँ से इस तरह के स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आप पढ़ें और प्रश्नों का जो संकलन मैंने किया है इस परीक्षा विशेष के लिए, उन सभी प्रश्नों पर आप लोग काम करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये इंटरव्यू पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि पहले मैं आपको बता दूं, साक्षात्कार के दौरान घबराने की कोई बात नहीं, बस सीधे बैठे, अपनी नाक मत छुएं, अपनी आंखों की पुतलियों को ना हिलाएं, न ही अपनी टाई छुएं। बस सोचें कि आप अंततः चयनित तो होने जा रहे हैं, हम सब आपको चुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। देखिएगा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर रखना है आपको। इसी में बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रतिलक्षित हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले यू हैव नॉट टू बी पैनिकी, आपको घबराना नहीं है। आपको यह सोचना है कि आप चुने जाने वाले हैं, अंतिम रूप से चुने जाने वाले हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन ज़्यादा स्मार्ट भी आपको नहीं बनना है। ज़्यादा स्मार्ट बनिएगा तो हो सकता है कि अगला और भी आपको स्मार्ट होने के लिए के लिए आपको जगह दे और आपको लगेगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। या हो सकता है कि आपको हतोत्साहित करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको हर परिस्थिति में काफ़ी कूल रहना है, काफ़ी शांति से, काफ़ी धैर्य के साथ हर एक प्रश्न का जवाब देना है, हर एक प्रश्न को झेलना है। झेलना नहीं उसको कहेंगे, हम कहेंगे कि हर एक प्रश्न को काफ़ी स्माइलिंग मूड में, काफ़ी अच्छी तरह से उसे लेना है और उन सभी प्रश्नों का जवाब भी देना है। यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट कहा गया है कि बस सीधे बैठें, सीधा आपको बैठना है। और दूसरी बात है कि आप नाक मत छुएं। नाक यदि छूते हैं, आपका उंगली, आपका हाथ दूसरे जगह पे जाता है, तो इसका यह मतलब हो गया कि आप घबरा रहे हैं, आपकी आँखों की पुतलियाँ एक जगह स्थिर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आप के बारे में यही समझा जाएगा कि आप कंफ्यूज्ड है ना। आप झूठ बोल रहे हैं, आप ईमानदारिता नहीं दिखा रहे हैं प्रश्न के प्रति, या प्रश्न को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इस छोटे से यहाँ पर कोटेशन बॉक्स में काफ़ी सारी बातें यहाँ पर लिखा गया है। आशा करते हैं कि आप उसका अनुपालन अवश्य करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक एक चीज़ का हम लोग यहाँ पर वर्णन करते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिस पर हम लोगों को तैयार करना है खुद को। साक्षात्कार वास्तव में कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए आयोजित की जाने वाली एक औपचारिक वार्तालाप है। ये औपचारिक है, इसलिए अनौपचारिकता का कहीं कोई जगह नहीं है। हमेशा सटीक जवाब दें और कभी भी घुमावदार जवाब देने का प्रयत्न ना करें। लेकिन यह एक आर्ट है, सटीक जवाब देना बहुत बड़ी दक्षता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे एक छोटा सा प्रश्न किया जाए, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर आप दिए जा रहे हैं, घुमावदार तरीके से दिए जा रहे हैं, तब वह गलत इंप्रेशन वहाँ पर डालेगा। मन को हमेशा शांत रखें और संयमित रखें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है जिसे आपको ध्यान देना है, वह है साक्षात्कार की तैयारी करने से पहले आप एक बायोडेटा तैयार करें, जिसमें आप अपने व्यक्तित्व के प्रत्येक बातों का उल्लेख करें, जैसे कि आपका ईमेल पता, आपका मोबाइल नंबर, आपके शौक, आपका सबल पक्ष, आपका निर्बल पक्ष, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, आपकी कोई उपलब्धि इत्यादि कोई भी अभी तक है या नहीं है। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी आप अवश्य उल्लेख करें। अपने माता पिता
की, भाई बहन की और उनके कार्य या पेशा की। जितना अधिक अपने बायोडेटा को विस्तार रूप देंगे उतना ही अधिक आप स्वयं और अपने परिवार पर बनने वाले प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। फ्रेंड, ये दूसरा जो है ना महत्वपूर्ण, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण यह पॉइंट है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कहा जा सकता है मेरे विचार से वो दूसरा पॉइंट है। वो क्या है कि देखिए, आपको तो मालूम नहीं कि मेरे से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहाँ पर। हो सकता है कि आपसे आपके बारे में प्रश्न उठें, उसके साथ ही साथ आपके आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित भी प्रश्न उठ सकते हैं। आपके बायोडेटा, जो भी बायोडेटा फॉर्म फिलअप करते समय में आप से प्राप्त किया जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न तो रहेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि जितना भी यहाँ पर बताया गया है सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, एक बायोडेटा खुद से तैयार करना है। ये नहीं कि वो बायोडेटा जो आप यूपीएससी को सबमिट करेंगे, नहीं, आप अपना एक बायोडेटा खुद बनाएंगे। उस बायोडेटा में आप जितना ज़्यादा खुद के बारे में प्रश्न बना करके लिख सकते हैं उतना आप उसमें मेंशन करिए, चाहे वो 2 पन्ने का हो जाए, 3 पन्ने का हो जाए, इट डज़न्ट मैटर। आप अपना उसमें ईमेल पता नोट करिए, आपके ईमेल से संबंधित प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। मान लिया जाए कि कुछ एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, उसमें 1982 करके कुछ इस तरह से आता है, तो पूछा जा सकता है कि 1982 में भारत में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो बताइए। या हो सकता है कि कोई साल है और उस मान लीजिए 1991 है, 1991 में क्या हुआ था, कुछ प्रमुख घटना हुई थी देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो बताइए, है ना, जिस साल आपका जन्म हुआ। हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आपका शौक क्या है, इस पर आपको काम करना है। 15 दिनों में आपको खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है कि मेरे शौक क्या क्या है, और कोशिश करिएगा कि कुछ भी बनाने का प्रयास मत करिएगा। जो आपका नेचुरल चीज़ है उन्हीं चीज़ों को लेकर के आपको तैयारी करना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी कहीं कहीं पर हम लोगों को हो जाना पड़ता है। प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि यदि हम कुछ अपने तरफ से ऐसा उत्तर दे दें जो कि सही इम्प्रेशन ना दे पाएँ, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोगों को थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, कूटनीति जवाब देने पड़ जाते हैं। तो वो तो प्रश्न पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को झेलने का प्रयास करिए। इतने सारी चीज़ों को लेकर के आपको अपना एक पर्सनल बायोडेटा तैयार करना है, ठीक है। और उन प्रश्नों को लेकर के आपको करना क्या है कि किसी ऐसे दोस्त को दे देना है, थमा देना है और उनको कहना है कि तुम या आप इस तरह के प्रश्न मेरे से पूछना और मैं जवाब देते चला जाऊंगा, एक विशेष पोस्चर में बैठ करके। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद अवश्य रखना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी भड़कीले पहनावे से बचे, चूँकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, इसलिए ऑफिसर एटीट्यूड तभी दिखता है यदि आप उस तरह का ड्रेस कोड में वहाँ पर पहुँचते हैं। पहनावा थोड़ा सादगी से भरा हो, है ना, तो अच्छा लगेगा। आप हालांकि यह कहा जाता है कि पहनावा आपका ऐसा हो जिससे कि आपका व्यक्तित्व झलके, अच्छी तरह से झलके, है ना। लेकिन सादगी में ही हम लोग जैसा कि कहते हैं कि उच्च विचार होना चाहिए हमारे, लेकिन जीवन शैली हमारी सादगीपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो सादगी वाला जो भी ड्रेस आपके पास हो सकता है तो वो उसको आपको अहमियत देते हुए आपको वहाँ पर पहन करके जाना है। यह सजेस्ट किया जाता है कि स्काई ब्लू शर्ट आप पहन करके जाएंगे और डीप पैंट पहन करके जाते हैं, ये लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए सादगी भरे ड्रेस अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो ड्रेस आप बचपन से नहीं पहने हुए हैं
और वहाँ पर आप उस तरह के ड्रेस को पहन करके जाएंगे तो आपको बड़ा ही असहजता का अनुभव होगा, और उस असहजता के कारण से आप साक्षात्कार अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हैबिट डाइज हार्ड। जिस चीज़ के प्रति आप यूज टू हो चुके हैं और उस चीज़ को ले करके आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ड्रेस को लेकर के थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसर्न रहने की आवश्यकता है। आपको 2-4 ड्रेसेस पहनना है, लेकिन कोशिश करिएगा कि ड्रेस कोड में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर दीजिएगा। मान लीजिए लड़कियाँ जो कि जीन्स पहना करती है, विशेषकर जीन्स पहना करती है, और वहाँ पर वो चले जाएं सलवार सूट में, तो उनको असहजता का अनुभव वहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि वो ऐसा ना करें। उसी तरह से लड़कों के भी केस में, लेकिन लड़कों के केस में तो वो ब्लू शर्ट और डीप पैंट जैसा मैंने कहा, उसमें उस पर किसी भी तरह के लड़कों पर उस तरह का ड्रेस काफ़ी मैच करता है। अब हम लोग चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या है, आप अपने साथ एक बहुत अच्छी दिखने वाली फाइल ले जा सकते हैं। इससे होगा क्या कि यह आपके साथ रहने वाला एक साथी की भूमिका निभाएगा, क्योंकि आपको तो अकेले रूम में बैठा दिया जाएगा, है ना। हालांकि अन्य लोग भी रहेंगे, लेकिन वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस वाली स्थिति बनी हुई रहेगी, एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में फाइल आपका एक सच्चा साथी वहाँ पर साबित हो सकता है। लेकिन वहाँ पर आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपके हाथ में किसी भी तरह का कोई फाइल नहीं रहेगा, है ना। अगर रहता है, ले जाने की अनुमति रहती है, तो फिर वो आपका साथी आपके साथ रहेगा, तो फिर एक अलग सा कॉन्फिडेंस वहाँ पर जाएगा। लेकिन मान करके चलिए कि आपको बस खुद के अलावा और कोई भी चीज़ ले जाने की वहाँ अनुमति नहीं रहेगा। पांचवा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपको याद रखना है वह है कि साक्षात्कार स्थल पर जल्दी पहुँचे, क्योंकि यह आपको सहज बनाएगा और आपके प्रयोजन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। ये बात तो सही है कि आप यदि पहले जाते हैं थोड़ा तो क्या होगा कि आप उस माहौल के प्रति किस तरह से वहाँ के जो कर्मचारी है ना, वो किस तरह से आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपसे उन लोग इसी तरह से ट्रीट करेंगे, लगेगा कि मानो कि आप ऑलरेडी बन चुके हैं। आपको इस तरह का फीलिंग वहीं पर दिया जाएगा। लेकिन आपको काफ़ी सहजता का फील वहाँ पर करना है। ओके। छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है साक्षात्कार के लिए जाने से पहले एक समाचार पत्र का क्रय कर लें। इसके माध्यम से उस पृष्ठ को अवश्य पढ़ लें जिसे आप पढ़ना पसंद करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात तो सही है, यदि आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं तो उसका अपना एक फेवरेट पेज चुन लीजिए। आपको हेडलाइंस जो मुख्य सुर्खियां होती है समाचार पत्र की, उस पर आपको एक विहंगम दृष्टि डाल लेना है। और आपका जो महत्वपूर्ण पृष्ठ है, यदि आपका व्यवसाय का पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है या आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आप पसंद काफ़ी करते हैं, तो उस पेज को, उस सेगमेंट को आप अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं। उस सब पेपर के बारे में, जो पेपर आप पढ़ करके गए हैं, उस पेपर के संपादक कहाँ से छपता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। इससे प्रश्न आपके बन सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद सातवां जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कि साक्षात्कार स्थल पर पहुँचने पर आप साक्षात्कार देकर निकलने वाले उम्मीदवारों से यह ना पूछे कि पूछा क्या गया है। हो सकता है कि आपके आत्मविश्वास को कम कर दें। हालांकि ऐसा मौका आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिलेगा। आठवां का देखिएगा, थोड़ी घबराहट महसूस होने पर थोड़ा पानी लें। कहाँ पर? जब आप को बुलाया जाए अंदर, लेकिन इंटरव्यू पैनलिस्ट के समक्ष में नहीं, लेकिन उसके पहले थोड़ा, जब आपको लग रहा है कि घबराहट हो रही है ना, उस तरह के माहौल में बहुत सारे लोग असहजता का अनुभव करते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो पानी का एक छोटा सा बोतल ले जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे। इन्हें कि बहुत ज़्यादा आप पानी पी लिए हैं, तब ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। इसके बाद 9वां देखिएगा, साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने से पहले कुछ सेकंड का विराम लें। ध्यान रखिएगा कि आपका नाम पुकारा जाएगा, आप सीधे पहुंचते हैं वहां पर, और दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं तो आपको एक विशेष तरह का सोच को डेवलप करना है
कि हम जा रहे हैं अंदर और मुझे बहुत अच्छा प्रदर्शन करके लौटना है। आनंदित चेहरा पे आनंद का भाव होना चाहिए प्रवेश करते समय में। और यदि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहता है तो लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा रहता है। एक लंबी सी सांस लेंगे, लंबी सी सांस लेते हुए इस तरह का भाव लें तो होगा क्या कि आप एक अलग सा आत्मविश्वास लेकर के कक्ष में प्रवेश करेंगे। ये नहीं कि आप घबराहट के साथ आप कक्ष में प्रवेश कर गए। तब ऐसी स्थिति में होता क्या है अधिकांश उम्मीदवारों के साथ कि वो बैठ तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बैठते समय में उनसे कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जो कि होनी नहीं चाहिए, और उनसे वो गलतियां हो जाती है जो वो खुद नहीं पकड़ पाते। लेकिन इंटरव्यू पैनलिस्ट तो पकड़ लेते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये घबराहट वाली स्थिति में है ना। हालांकि शुरू शुरू में थोड़ी सी घबराहट का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपको खुद को संभालना है। ओके, 10वां देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखना है, वह है अंदर आने की अनुमति मांगने के लिए धीरे से दरवाजे पर दस्तक दे। हालांकि एक गेट कीपर आपको अंदर ले जाने के लिए वहाँ पर खड़ा रहता है। ओके, लेकिन अंदर प्रवेश करने से पहले ही आप चूँकि ट्रांसलेशन ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कोशिश करिएगा कि हिंदी में आप नमस्ते नमस्कार कहिएगा। और जनरली इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न बनी हुई रहती है कि देखिए जो पैनलिस्ट होंगे वे 4 की संख्या में रह सकते हैं, जनरली 4 की संख्या में रहेंगे। तो जो प्रमुख आपको नज़र आएगा उनको संबोधित करते हुए नमस्कार सर, है ना, या नमस्ते मैडम, इस तरह से कह करके आपको अंदर जाने हैं और फिर आपको बैठने की अनुमति लेना है। ठीक है, हालांकि वो खुद ही बोल देंगे कि बैठिए। ओके, धन्यवाद करते हुए आपको बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाना है। ये नहीं कि कुर्सी के किनारे आप बैठे हुए और बढ़िया से आप अपने शरीर को कुर्सी पर नहीं आसित करिएगा, तब आपका इंटरव्यू खराब जाने वाला है। इसलिए अच्छा होगा कि आप बैठिए तो आराम से अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए कुर्सी पर आसित होइए। ठीक है, 11वां देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, जब तक आपको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा जाए तब तक आप कुर्सी पर ना बैठे। बात तो सही है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। गलती ना करें, पूछे गए प्रश्नों का बहुत सहज उत्तर दें। हालांकि इसके लिए किसी विशेषज्ञ मार्गदर्शन में मॉक इंटरव्यू देने की आवश्यकता है, गलती करने की आवश्यकता नहीं। गलती हम लोग करते हैं, घबराहट की स्थिति में हो जाती है, लेकिन अगर गलत उत्तर आपका चला गया तो आपको क्या करना है कि क्षमा शब्द का प्रयोग करते हुए आप अपने उत्तर को सुधार सकते हैं। इससे इंटरव्यू पैनलिस्ट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके बारे में यह समझा जाएगा कि आप सुधारवादी विचारधारा के हैं। अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर भविष्य में आप सुधारने के लिए कार्य करते हैं और इससे अच्छा इम्प्रेशन वहाँ पर बनेगा। 13वां देखिएगा क्या है, पैनल के समक्ष आत्मविश्वास के साथ बैठे, साक्षात्कर्ताओं की आंखों में देखें। ये नहीं कि आप से प्रश्न पूछा गया है, आपकी नज़र कुछ दूसरे तरफ है, और इसको लेकर के आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि एक ही व्यक्ति को हमेशा टकटकी लगा करके उत्तर उनके समक्ष में नहीं देना है। कोशिश करना है कि आपको बीच बीच में अपनी नज़र अन्य पैनलिस्ट्स पर भी डालना है कि कौन मेरे प्रश्न को लेकर के सकारात्मक भाव दिखा रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हो, जो मानसिक स्थिति का जो अवलोकन वहाँ पर करते हैं, उनके मन में कुछ अलग तरह का, उनका भाव कुछ अलग तरह का हो, जो हो सकता है कि आपको हतोत्साहित कर दें, आपको परेशान कर दें। तो ध्यान वहाँ पर नहीं देना। हमेशा कोशिश करना है कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं वह सही हो, वह ईमानदारी पूर्वक कही गई बातें हो, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक कही गई बातों में अलग सा आत्मविश्वास होता है। कहीं पर आप किसी प्रश्न को लेकर के आप उत्तर बना रहे हैं, अपने तरह से बना रहे हैं, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आप बना रहे हैं, तब तो ऐसी स्थिति में फंसा वाली स्थिति हो जाती है। आपको कभी यह नहीं सोचना है कि
जो पैनलिस्ट है वह उसे आप हुडविंग कर सकते हो, उसे आप उनकी आंखों में आप धूल झोंक सकते हैं, कभी नहीं। उन लोग काफ़ी तजुर्बेदार होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं। उनका काम ही होता है अलग अलग तरह के उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना, अलग अलग तरह के उम्मीदवारों को झेलना, उनको उनके उनके एक एक चीज़ से तुरंत वो अवगत हो जाते हैं। आपके बोलने के ढंग से, आपके व्यक्तित्व से उन लोगों को एक झलक में समझ में आ जाता है कि इनसे मुझे किस तरह के प्रश्न करने हैं। इसलिए कभी भी आप खुद को ज़्यादा दिखाने के चक्कर में गड़बड़ी ना कर बैठें, ठीक है। 15वां जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह है कि आप अपना जो बॉडी जो पोस्चर है उसको अच्छा बना करके रखना है। देखिएगा, पोस्चर और जेस्चर दोनों में अंतर होता है। जेस्चर हो गया आपका हाव भाव, पोस्चर हो गया आपका शारीरिक मुद्रा। तो शारीरिक मुद्रा और हाव भाव दोनों को काफ़ी अच्छा बना करके रखना है। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान हो, आपसे कोई कठिन प्रश्न पूछा जा रहा है तो भी आपके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई शिकन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि पोस्चर को लेकर के कि आप अपने हाथों को बहुत ज़्यादा मत हिलाएं। आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका हाथ बोलते समय में किसी भी प्रश्न की व्याख्या या उत्तर देते समय में हाथ थोड़ा मोड़ा हिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिलाना नकारात्मकता का पहचान होता है। 16वां जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो क्या है, पूछा गया प्रश्न थोड़ा कठिन हो और उसके उत्तर से आप अनभिज्ञ हो तो शीघ्र माफ़ करें सर, है ना, मेरी इसकी जानकारी नहीं है, यह कह करके आप ख़त्म करें। नहीं तो आप सॉरी भी कह सकते हैं। चूँकि आप अनुवादक बनने वाले हैं इसलिए सॉरी के बदले में यदि आप कहें कि सर या महाशय या महाशया, इसके बारे में मेरी जानकारी थोड़ा कम है, ठीक है। अगर जानकारी थोड़ा है, आधा अधूरा है, तो भी आपको कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए। यह कह करके देना चाहिए कि सर इसके बारे में मेरे पास तो पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि अगला आपके प्रति थोड़ा सकारात्मक हो सकते हैं, आपके प्रति सकारात्मक रवैया अपना सकते हैं कि जो उम्मीदवार है वह नहीं जानने के बावजूद भी प्रयास करने का वह प्रयत्न कर रहा है, जो एक अच्छी बात होती है। एक अधिकारी के लिए यह एक अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। 17वां देखिएगा, जिन विषयों में आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन किया है उन पर आप अच्छी तरह से तैयार रहें। जो भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है उस विषय के बारे में आपके पास तो जानकारी होनी ही चाहिए। आपने साहित्य से किया, अंग्रेजी साहित्य से किए हों, चाहे हिंदी साहित्य से किए हों या अन्य विषय से किए हों, उनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। कुछ विशेष तरह के कवियों या लेखकों के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए और उनके कृतियों के बारे में जानकारी आपके पास होना ही चाहिए। रटा हुआ जवाब नहीं देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इससे होता क्या है कि फंसा वाली स्थिति उत्पन्न होगी। बेहतर होगा कि आप अपने प्रोफाइल को ईमानदारी पूर्वक पैनल के समक्ष में रखें। आप अपने व्यक्तित्व को, अपने हर तरह के पहलुओं को काफ़ी ईमानदारीतापूर्वक पैनल के समक्ष में रखिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है कि जब सारा चीज़ हो गया तो फिर आपको पैनल को धन्यवाद कहना और धीरे से उठना है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाहर निकल जाना है। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपको इस सेशन से बहुत सारी बातों के बारे में पता चला होगा कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है। हम लोग अगले सेशन में जब आएंगे तो जानेंगे कि कुछ विशेष तरह के प्रश्नों को लेकर के हम लोगों को किस तरह से उत्तर तैयार करना है, ठीक है। इसलिए उस सेशन का आप ज़रूर प्रतीक्षा करेंगे। शुभकामनाएं।